हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। तो लगातार टेस्ट सीरीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं आने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टैक्स इंस्पेक्टर, आरओआर और अन्य ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। तो इन टेस्ट सीरीजों को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यूके जीके टेस्ट, जीएस टेस्ट और सामान्य हिंदी टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन टेस्टों का आपके आने वाले एग्जामों में। तो आप बिल्कुल भी इनको स्किप ना करें। साथ ही जो अन्य कंटेंट आता है करंट का या रीजनिंग के जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, तो उनको भी आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है। साथ ही देखिए, जो हमारे ये प्रैक्टिस सेट चल रहे थे आने वाले एग्जाम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि 26 नवंबर को एग्जाम होना है आपका। इसके लिए देखिए भैया, 16 अक्टूबर से प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके ही थे। अभी तक इसमें 6 पेपर अपलोड हो चुके हैं, 6 जीएस के, 6 हिंदी के। जीएस के प्रत्येक पेपर में 200 क्वेश्चन है, हिंदी के प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है, फुल लेंथ पेपर है। ठीक है। साथ ही अब इसमें आपको एक एडिशनल पीडीएफ मिलेगी, जो लास्ट टॉपिक है जीएस का, सांख्यिकी विश्लेषण आरेख और रेखा चित्र वाला। उसके लिए मैं अलग से पीडीएफ दूंगा। और साथ ही आप लोगों को ये भी मैं इन्फॉर्म कर दूं, कल से जो रीजनिंग के टेस्ट या क्लास आएगी यूट्यूब पर, उसमें मैं आपको ईओटीआई के लिए स्पेशली सांख्यिकी विश्लेषण आरेख और रेखा चित्र वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो देख लेना जिनका भी एग्जाम है। ठीक है। तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। और ये टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगी भाई। बहुत आयोग के पैटर्न पे ही बिल्कुल आयोग को चेंज कर रहा हूं मैं। और इस बार देखिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में इन टेस्ट सीरीजों से। तो आप लोग इन टेस्ट सीरीजों को इनरोल करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 133। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आज के टेस्ट में भी कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और उसके साथ साथ कुछ आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो दोनों को मिक्स किया हुआ है मैंने, करंट अफेयर एंड जीएस को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा। ठीक है। तो जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चला है, जेंडर गैप यानी कि मेल फीमेल का जो अनुपात होता है, एक हिसाब से लिंगानुपात को ही मान लीजिए आप। तो उसके हिसाब से जो जेंडर गैप का इंडेक्स है, उसमें भारत का 2023 में ओवरऑल क्या स्थान रहा वैश्विक स्तर पे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत रहा इस बार 127वां। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जिसने उत्तर दिया ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है आपका, 127। ठीक है। कुछ सूचकांकों को आपको याद करना चाहिए दोस्तों, महत्वपूर्ण, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स जो आता है। ठीक है। और यूएनडीपी की जो एचडीआई रिपोर्ट या रैंकिंग आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते ही आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। ठीक है। एक तरफ दिए गए हैं आचार्य, दूसरी तरफ दिए गए हैं उन्होंने जो संप्रदाय शुरू किए थे। ठीक है। तो जो संप्रदाय उन्होंने सूची बनाए थे, वो आपको बताना है इसमें। तो देखिए, पहला लकुलीस है। लकुलीस का संबंध है पाशुपत से। ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा पहले का। ठीक है। तो कौ का हो जाएगा भाई 3। इसके बाद बात करते, देखिए, नागार्जुन। नागार्जुन का संबंध है भाई, नागार्जुन कौन से, तो नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, यानी कि ख का हो जाएगा 2। ठीक है। ख का 2 ही हो जाएगा। इसके बाद ये भद्रबाहु। भद्रबाहु जो था, जैन धर्म से रिलेट करते थे भद्रबाहु। ठीक है। भद्रबाहु से दीक्षा ली थी ना, हमने पढ़ा भी था राजनीति इतिहास में एक आदमी ने। तो भद्रबाहु का जैन से हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा हमारा ग का 4 हो जाएगा। और गोसाल जो था, जो मक्खली गोसाल था, ये आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था, यानी कि 4 का हो जाएगा 1, यानी कि घ का हो जाएगा 1। ठीक है। तो 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में है, 3 2 4 1। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद भवन का नया नाम क्या है। तो देखिए, भारतीय संसद भवन, इससे संबंधित डिटेल्स मैंने आपको साझा की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है। कि भारतीय संसद भवन जो है, नया संसद भवन, इसमें कितने सदस्यों की बैठने की कैपेसिटी है, क्या इसका नया नाम है, तो नया नाम है इसका संविधान सदन। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संविधान सदन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में बदलता है। तो कौन सा एंजाइम होता है भाई जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ईओटीआई में आपके साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए जीएस की टेस्ट सीरीज में भी साइंस ऐड की जा रही है। साथ ही आरओआर में भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो एसिड में विघटित करता है
पेप्सिन, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, पेप्सिन एंजाइम। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? तो त्रिरत्न देखिए, बौद्ध धर्म में बताइए त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीन रत्न बताए गए हैं ना बौद्ध धर्म में, कौन कौन से तीन रत्न हैं? तो ये तीन रत्न है भाई, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। बोला भी जाता है, तभी बौद्ध धर्म का आपने श्लोक अगर देखा होगा, या जो उनकी लाइनें लिखी होती हैं जहाँ जहाँ से साउंड निकलता है उनका, वहां पे लाइनें लिखी होती है ना, बड़े बड़े ड्रम होते हैं जो उसमें लिखा होता है। तो उसमें लिखा होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ दिए गए हैं भैया जो सुधार किए गए थे भारत में, और दूसरी तरफ उससे संबंधित वायसराय या गवर्नर जनरल दिए गए। तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, पहला ही गलत हो गया इसमें। सहायक संधि का प्रदाता लॉर्ड वेलेस्ली, सही है। राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, सही है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है रिपन, ठीक है, नॉट लिटन। तो रिपन हो जाएगा इसका पहले वाले का आंसर। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? तो देखिए, सतह का वह भाग जिस पे भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऐसा प्लेस कहलाता है आपका अधिकेंद्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अधिकेंद्र। आगे बढ़ेंगे। शांति का नोबेल प्राइज 2023 किसे दिया गया है? देखिए नोबेल प्राइज याद कर लेना भाई, शांति, लिटरेचर और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक दो ही या इंडिविजुअल आदमी को दिए जाते हैं, बाकी भी करने होते हैं याद, ऐसा नहीं है। कई बार ग्रुप में दे देता है क्वेश्चन कि इनमें से किसे फिजिक्स का नहीं मिला है, पूछ लेगा, तीन तो नाम देगा जिनको मिला है। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है इस बार, ठीक है, तो वो भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो शांति का नोबेल प्राइज मिला इस बार नरगिस मोहम्मद को, ठीक है, ईरान की है नरगिस मोहम्मद। और ईरान में देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, ठीक है, महिलाओं के लिए जो महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको, उनकी बहाली के लिए इन्होंने बहुत प्रदर्शन किया, और जेल में बंद है अभी, और इनको ही मिला है इस बार शांति का नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, नरगिस मोहम्मद, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज पे मैंने वीडियो दिया है ट्रिक के साथ, देख लेना भाई एग्जाम से पहले। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो विमन लिटरेसी रेट इनमें से किस राज्य में मिनिमम था 2011 के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, राजस्थान में था, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा है भाई इसमें से जिसकी उपस्थिति? फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है ना, जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हरे पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसमें भैया जरूरत पड़ती है सूर्य के प्रकाश की भी, जल की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। ऑक्सीजन का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो बताइए FSSAI का जो राज्य खाद्य सूचकांक आता है 2023-24 में, बड़े राज्यों के क्रम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? बताइए खाद्य सूचकांक, राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24, अभी हाल में यूके जीके टेस्ट में भी मैंने ऐड किया था ये क्वेश्चन, और मैंने उत्तराखंड की आपको रैंक बताई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझको बताइए उत्तराखंड की इसमें क्या रैंक रही थी राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24 में, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ठीक है, केरल है भाई इसमें टॉप में, केरल ने टॉप किया इस बार इस इंडेक्स में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो आर्टिकल 170 बोलता है भाई किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम जो संख्या होगी 40 होगी और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, ठीक है, मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 500। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, माफ कीजिएगा, मिनिमम 60 होनी चाहिए ना, कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और अधिकतम 500 हो सकती है, ऐसा बोला गया है। हालांकि कुछ राज्यों में अपवाद भी है, जैसे गोवा हो गया, छोटे राज्यों में सीटें कम है ना, सिक्किम हो गया, ठीक है, और
एक दो राज्य और हैं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं, जहाँ पे 40 सीटें हैं। तो ऐसे राज्य देखिए कहीं ना कहीं क्या है, ये अपवाद है, ठीक है। बट संविधान में मेंशन किया गया है कि मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 सीट्स होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है, 60 और 500। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म संस्था और स्थापना वर्ष से सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिए गए हैं आपको संस्था या संगठन, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष को दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, फर्स्ट का देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की बात हो रही है। सीबीआई फाउंडेड हुई थी 1963, सही है। दूसरा देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था, सही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2000, ये गलत हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना हुई थी आपकी। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 मई 1956, ठीक है, 1 मई 1956 को स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव इनमें से किसके द्वारा पड़ी थी? आपको तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, सही आंसर चुनना है कि कौन कौन से सही है इसमें से। तो देखिए, अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए जो चार्टर एक्ट था 1813 का, वो तो बिल्कुल सही है भाई, 1813 के एक्ट में ये बात बोली गई थी। और इसके बाद देखिए, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद जो हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। प्राच्य विद्वानों और आंग्ल विदों में विवाद हुआ था, डिबेट हुई थी, इसकी वजह से भी नींव पड़ी थी। रेगुलेटिंग एक्ट का कोई मतलब नहीं है भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा से, तो ऑप्शन तीन तो गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा। तो केवल एक और दो हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? यानी कि बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा बहुलक है जिसको निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है, डिस्पोजेबल नहीं है। जो दिए गए विकल्पों में कौन सा ऐसा बहुलक है जो डिस्पोजेबल नहीं होता? तो देखिए, स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज, ये ऐसे बहुलक हैं जो कि प्राकृतिक बहुलक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक होते हैं तो स्वाभाविक है ये क्या हो जाता है, डिस्पोज हो जाते हैं आसानी से, यानी कि जैव निम्नीकृत हैं। बट जो पीवीसी होता है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी, पीवीसी बहुलक ऐसा है भाई जो आर्टिफिशियल बहुलक होता है, एंड ये आपका जैव निम्नीकृत नहीं हो पाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, समुद्री घास निम्न में से किस तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री जो घास होती है ना, इनमें से किसका मुख्य स्रोत है? ठीक है, तो समुद्री घास देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घास प्रचुर मात्रा में इसमें पाई जाती है आयोडीन, ठीक है, समुद्री घास में क्या देखने को मिलेगी आपको, आयोडीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकृत का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो पीवीसी नहीं होगा, बाकी सभी बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। अगला है देखिए, संसद की याचिका समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, संसद में अलग अलग समितियां हैं भाई, प्राक्कलन समिति होती है, अनुमान समिति भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन होती है एक, जिसको लोक लेखा समिति कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही याचिका समिति भी होती है। इन समितियों को आपको पता होना चाहिए कि कितने मेंबर कहाँ से होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। तो जो हमारी याचिका समिति होती है इसमें टोटल 25 मेंबर होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 25। 15 इसमें लोकसभा से होता है, 10 राज्यसभा से, ठीक है। 25 मेंबर होते हैं, 15+10 का इसमें रेशियो लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ देखिए हमारा अभिलेख दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए, नासिक जो अभिलेख है गौतमी पुत्र का है, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी सही है।
हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल राजा, कलिंग का राजा खारवेल का वर्णन है, सही है। भीतरी जो अभिलेख है ये स्कंदगुप्त से रिलेट करता है, बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त के बारे में बोला गया है इसमें। गिरनार जो अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय, ये गलत हो जाएगा। गिरनार जो अभिलेख है इसका संबंध है रुद्रदामन राजा से, ठीक है, राजा रुद्रदामन से, तो ऑप्शन डी गलत है। अगला देखिए, निम्न में से कौन अपनी पद की शपथ नहीं लेता है? तो इनमें से कौन है भाई जो अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, राष्ट्रपति जी भी लेते हैं, बचा लोकसभा अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं भाई ये चयनित होते हैं, पद की शपथ भी नहीं लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो वोट होता है इसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, ये भी नोट कर लो आप, ठीक है, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष तब करता है जब टाई जैसी कोई स्थिति हो जाती है किसी विधेयक पे। मान लो कोई विधेयक है, उसमें पक्ष में भी 100 वोट पड़े और विपक्ष में भी 100 वोट पड़ गए, तो वहां पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष का जो कास्टिंग वोट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो किसके फेवर में पड़ेगा। अब स्वाभाविक है जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपनी पार्टी का होता है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे अधिमान तो मिलता ही है ना। बट कई बार ऐसे मुद्दे भी होते हैं जहाँ पे अपने विवेक के आधार पे भी लोकसभा अध्यक्ष ये चयन करता है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने एशियन गेम 2023 में पहला स्वर्ण पदक किस इवेंट में जीता? तो देखिए 2023 का जो एशियन गेम का सिनेरियो रहा भारत के लिहाज से बहुत बेहतरीन रहा दोस्तों। भारत ने इस बार कुल मिला के 107 पदक अपने नाम के, ठीक है, और पदक तालिका में 4th प्लेस में रहा, तो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन, और 100 प्लस मेडल कर पहली बार किया। ऐसे अभी पैरालंपिक में भी इंडिया ने 100 प्लस कर लिया है, पैरालंपिक एशिया गेम भी, एशियन गेम भी चल रहे हैं, तो उसमें भी भारत ने 100 प्लस मेडल टैली में अपना नाम किया है। अब देखिए भारत ने एशियन गेम में जो पहला गोल्ड मेडल जीता था ये जीता था निशानेबाजी में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में। अगला क्वेश्चन है, कितने हो गए 20? हाँ हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये था आज भाई जीएस टेस्ट पार्ट 133। तो दोस्तों ऐसे ही टेस्ट सीरीज जो आपको लगातार मिल रही है इनको फॉलो करो। एशियन गेम हो गया, इसके साथ साथ आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि एशियन गेम है, एशियन गेम के साथ साथ G20 सम्मेलन है, और एक दो टॉपिक और हैं जिन पे मैं वीडियो दूंगा अलग से। नोबेल प्राइज पे मैंने आपको दे दी है वीडियो, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो और दिया आपको नोबेल प्राइज के साथ करंट का, वो भी देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और बाकी देखिए टेस्ट सीरीज जो आपकी चले EOTI के लिए, उस टेस्ट सीरीज को आप देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, बहुत ही मतलब जैसा कि आयोग का पैटर्न है उसी पैटर्न पे है। इतिहास से जितने क्वेश्चन बनने हैं उतने क्वेश्चन ही उसमें दिए जाते हैं, ज्योग्राफी से जितने और इकोनॉमिक्स से, जैसा मतलब आयोग का पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पे फॉलो की जा रही है टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसको देखना। बाकी नोबेल प्राइज का वीडियो देखना, और जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसके वीडियो भी मैंने आपको दिया था। G20 हो गया, साथ ही एशियन गेम हो गए, और कुछ और वरियस टॉपिक है जिन पे मैं वीडियो दूंगा। साथ ही देखिए रीजनिंग के क्लासेस जो हैं हमारी उनको फॉलो करना आप, यूट्यूब वाली। उस रीजनिंग की क्लास में कल से मैं आपको देने वाला हूँ सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखा चित्र वाला टॉपिक, ठीक है। तो सांख्यिकी विश्लेषण जो कि आपका 10 नंबर का पूछा जाना है EOTI एग्जाम में, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, और जो टेस्ट सीरीज लेंगे टेस्ट सीरीज में अलग से PDF बना के दे रहा हूँ मैं उसकी, तो टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी मेहनत करते रहिए भैया सभी, देखिए जितने भी एग्जाम है अब लगातार एग्जामों का दौर आएगा आपका। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के जो है फॉर्म भरने शुरू हो गए यूके SSC वाले, वो आप भरो टाइम से। एंड EOTI का एग्जाम 26 नवंबर को है, उसके बाद दिसंबर 17 आपका RO हो सकता है। अभी इसमें कुछ लोग बोले कि डेट चेंज हो सकती है, लेकिन अभी आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो इसका मतलब 17 को ही पेपर होगा आपका, जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है। कुछ लोग बोले थे ना इसमें एज क्राइटेरिया पड़ा हुआ है ऐसा वैसा, तो खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने इसको, कोई इसमें डेट नहीं पड़ने वाली, एज नहीं पड़ने वाली। तो 17 दिसंबर RO, 26 को EOTI, उसके बाद दिसंबर जैसे खत्म होता है मान के चलो जनवरी फरवरी में आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हो जाएगा यूके SSC वाला, जिसमें 200 कुछ पोस्ट हैं। और उसके अलावा LT की भर्ती आ जाएगी नवंबर दिसंबर तक, और उसके अलावा देखिए 12th पास के लिए वैकेंसी आने वाली है यूके SSC के थ्रू। और मार्च के बाद ये भी ध्यान रखो, मार्च 2024 के बाद यूके SSC करवाने जा रहा है सबसे बड़ा एग्जाम CET का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो अब ये टेस्ट भी निकालना होगा जो कि 2 साल तक वैलिड रहेगा। आयोग के अध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं अप्रैल में पहला CET होगा, यानी कि अप्रैल में क्वालिफाई करोगे तो 2026 मार्च तक वो वैलिड रहेगा। उसके बीच में जितने फॉर्म आएंगे आप उनको भर पाओगे अगर क्वालिफाई करोगे, तब जाके उसका मेन पेपर दोगे आप, जो भी भर्ती आएगी, समझ गए। तो मेहनत करनी है, पढ़ाई करते रहना, टच नहीं छोड़ना पड़ाई का। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डेडिकेशन, वर्क हार्ड एंड पेशेंस, बस इनको आप अपने अंदर समेट के आगे बढ़ते रहिए। कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती, केवल सफलता पे ही जाकर आप गिरेंगे,
ये मेरा यकीन मानना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई भी करना। तो और जितना टाइम मिलता है अपने हेल्थ को भी दो, मतलब वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप दिन भर पढ़ाई में बैठे हो, थोड़ा टाइम अपने हेल्थ को भी देना है। एक्सरसाइज मस्ट, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे पहले आप हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन में कुछ भी आपको कहना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।